आज बच्चों हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि टैली प्राइम में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस तरीके से मेंटेन करते हैं। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से इसको किया जाता है टैली में। आफ्टर जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आपका जीएस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, इसको आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा। किस तरीके से आज इसको हम टैली प्राइम में प्रैक्टिकली करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। तो पहले पढ़ते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। तो परचेस रिसीव गुड सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड पे। तो जब हम कोई चीज या कोई गुड्स या सर्विस परचेस कर रहे हैं या ले रहे हैं सर्विस को किसी ऐसे डीलर से जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को हमें ही पे करनी होती है, रिसीवर को ही पे करनी होती है। तो इसको अभी हम थोड़ा-सा ग्राफिकली समझ लेते हैं। जीएसटी की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज इस चीज़ को मैं समझा दूँगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके टैली में, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है आपकी कि जीएसटी में सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी के बाद या जीएसटीआर 1 या इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नंबर आता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसे डीलर से खरीदते हैं जो डीलर अनरजिस्टर्ड होते हैं, जिन डीलर के पास आपका जीएसटी नंबर नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशंस में जो परचेस करने वाला है या जो रिसीवर है वो ही सरकार को टैक्स पे करता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड। सो इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सो नॉर्मल पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसेस, जो नॉर्मल जीएसटी का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो नॉर्मली हो क्या रहा है कि सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस, कि कोई सप्लायर जो है वो कोई गुड्स या सर्विसेज किसी को दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है, और कोई इस गुड्स को या सर्विसेज को रिसीव कर रहा है। तो जो सेल करने वाला है वो रिसीवर से जीएसटी कलेक्ट कर लेता है, टैक्स ले लेता है। मैं इसको 2-3 एग्जांपल से 2-3 डायग्राम से समझाऊंगा। पहले वो सिंपल डायग्राम। तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए की कोई चीज किसी को सेल करी, उस पर 18% का मैंने जीएसटी लगा दिया, तो मैंने उससे वो टैक्स ले लिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई कि वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को दूं। तो सप्लायर वो 18,000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। ये हमारा होता है नॉर्मल रूल। लेकिन ये तब होगा कि जब हमारे पास यहां पर दोनों रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर कि मान लीजिए जीएसटी पेमेंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों ये आपकी, कि सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर क्या होगा कि जो सप्लायर है वो गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा, इसको रिसीवर को। अब जो रिसीवर है वो है रजिस्टर्ड, लेकिन जो सेल करने वाला है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिसीवर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो चलिए इसको बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों। अब ये आपके सामने एक अच्छा एग्जांपल आ गया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ऑन लेवी ऑफ जीएसटी। मान लीजिए कि आप जो नॉर्मल कर रहे हो ये सेल करने वाला बंदा है, सप्लायर जिसको हम बोल रहे हैं। इसने क्या किया, सेल किया किसी को, और इसने क्या किया, परचेस किया था। तो सेल करने वाले ने रिसीवर से जीएसटी कलेक्ट कर लिया, और वो जीएसटी कलेक्ट करने के बाद ये सप्लायर जो है
आपका ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई स्टूडेंट्स? सप्लायर की। तो इसमें क्या हुआ, जो परचेसर है जिससे ये खरीद रहा है वो जो है वो आपका रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अब इसका मैं बिल्कुल रिवर्स एग्जाम्पल कर देता हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, कि जो सप्लायर है, जो सेल करने वाला है, उसने क्या किया, जो रिसीवर है इसको सेल कर दिया विदाउट जीएसटी बिल के, क्योंकि ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है बच्चों। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये भी रजिस्टर्ड डीलर है, इसके पास भी जीएसटी नंबर है, ये भी रजिस्टर्ड डीलर है, इसके पास भी जीएसटी। तो इसने क्या किया कि इनवॉइस बना के भेजा जिसपे 18% की जीएसटी लगा दी। तो इसने वो 18% की जीएसटी दे दी सप्लायर को, और सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो सप्लायर है, जो बेचने वाला है, जो सेल करने वाला है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब उसके पास टैक्स है ही नहीं, वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, वो जीएसटी का बिल रेज नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मार्केट में मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ये विदाउट जीएसटी का बिल देगा रिसीवर को। अब ये रिसीवर जो है ये है रजिस्टर्ड, मतलब इसके पास जीएसटी नंबर है। तो अब ये इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो मैंने सप्लायर से जो सर्विस ली है उस पे जितना परसेंट जीएसटी लगा है वो मैं गवर्नमेंट को दूंगा। और गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी अब सप्लायर की नहीं है, क्योंकि सप्लायर एक रजिस्टर्ड है। वो जिम्मेदारी है आपकी रिसीवर की, जो रिसीव करने वाला है। सर्विस तो मैंने ली है, तो अब मैं ही रजिस्टर्ड हूं, तो मैं ही गवर्नमेंट को क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। यहां पर सेल करने वाला कर रहा है, और यहां पर जैसे मैंने कहा, ये लो आपको मैंने सर्विस दे दी 10,000 रुपए की, तो आप कहोगे कि 10,000 रुपए की सर्विस है, मैं 10,000 रुपए नहीं, आपको मैं 8,000 रुपए दूंगा, कि 2,000 रुपए मुझे इसमें से सरकार को पे करने, जिम्मेदारी मेरी बन गई। इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है कि आपका ये जो रजिस्टर्ड डीलर है, जो सप्लायर है, ये यहाँ पे चीजों को सेल कर रहा है। तो सप्लायर ने फॉर एग्जांपल एक चीज यहाँ पर सेल करी जिसमें ये कहा कि हम यहाँ पर 1 लाख की कोई चीज सेल कर रहे हैं, जिसपे मैंने 18% की जीएसटी लगा दी। अब 18% की जीएसटी जब लगा दी, तो मान लीजिए 1 लाख, और ये हो गए आपके यहाँ पर 18,000। 1,18,000 रुपए मैंने इनवॉइस जनरेट करके जो रिसीवर है उससे ले लिए। तो साथ के साथ जब मैंने सेल किया तो मैंने 18,000 का टैक्स उससे ले लिया, परचेसर रिसीवर से ले लिया। अब सप्लायर क्या करेगा कि इसमें 1 लाख रुपए वो अपने पास रख लेगा, और 18,000 रुपए वो सरकार को ये टैक्स भर देगा। और ये 18,000 रुपए टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी जो है वो सप्लायर की है। लेकिन जो रिसीवर है, मैंने पहले भी बताया है, जो परचेस करने वाला है, अगर वो भी रजिस्टर्ड है और उसने अपना जीएसटी नंबर लगाया है, तो वो परचेसर करने वाला 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार से क्लेम कर लेगा। ये उसको फायदा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारा चलता है नॉर्मल तरीका, जो अभी तक हम जीएसटी में करते हुए आए हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि सर, जहां पर सप्लायर के पास
जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो इस तरीके से बिल नहीं दे सकता। 18% का जीएसटी लगा के रिसीवर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो रिसीवर क्या करना चाहता है? रिसीवर ये चाहता है कि मैं ही टैक्स पे करूँगा और मैं ही आईटीसी क्लेम करूँगा, इनपुट टैक्स पे। जिन बच्चों को ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाएँ और पूरी प्रॉपर वीडियो वॉच करें। उनको बहुत सही तरीके से सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएँगी कि जीएसटी क्या है, कितने स्लैब्स में अवेलेबल है। देन अब मैं बात करना चाहता हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में मान लीजिए मैंने सप्लायर ने सेल कर दिया 2 लाख का कोई प्रोडक्ट और जो कि नॉन जीएसटी था, मतलब जीएसटी लगा नहीं सकता था, अभी क्या करें? अब बात आ गई रिसीवर पे। तो रिसीवर ने कहा ठीक है जी, आपने मुझे ये प्रोडक्ट तो दे दिया 2 लाख रुपए का, मैं आपको ये पैसे दे देता हूँ 2 लाख रुपए, ये लीजिए। अब रिसीवर ये कहना चाहता है कि जो मैं चीज़ आपसे परचेज़ कर रहा हूँ, मैं ये अपने टैक्स में दिखाऊँगा। मैं ऐसे ही 2 लाख रुपए आपको नहीं दे सकता, इस चीज़ की। तो कहने लगा मेरे पास तो जीएसटी है नहीं, तो हम कह रहे हैं मेरे पास है, तो उसको कैसे करें? तो उसमें ये होगा कि वो 2 लाख रुपए पे 18% जीएसटी लगेगा। तो 36,000 रुपए टैक्स हो गया। अब ये 36,000 रुपए टैक्स ये देगा, रिसीवर। तो देखा जाए तो कुल मिला के 2,36,000 रुपए पड़ गए रिसीवर पे तो। तो रिसीवर ने क्या किया 2 लाख रुपए किसे दे दिए? ये लो भाई अनरजिस्टर्ड डीलर अपने 2 लाख रुपए और 36,000 रुपए इस पे मेरा टैक्स लग गया, 36,000 में जीएसटी। तो या तो मैं पहले ही क्या पता उसकी कॉस्ट हो 2,36,000 की, तो भाई 2,36,000 का है, मैं तो टैक्स लगा नहीं पाऊँगा, तो आप लगा दो जीएसटी। तो ये जीएसटी मैं लगाऊँगा। तो ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि 2 लाख अगर मैं दिखा रहा हूँ, 2 लाख की कोई बिलिंग मैं दिखा रहा हूँ अनरजिस्टर्ड डीलर पे, तो मुझे उस पे अगर 18% जीएसटी है, तो 36,000 रुपए वो रिसीवर को देने हैं, सरकार को। अब ये सरकार से क्या करेगा कि मैंने आपको 36,000 रुपए दे दिए गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने चीज़ खरीदी है, तो ये तो मैंने दिए हैं, चाहे उसकी वैल्यू ऐड करके दिए हों, कैसे भी, तो मुझे 36,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। ये फ़ायदा मिल जाएगा किसे? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर रिसीवर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। मतलब ये टैक्स उसके जीएसटी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो देखा जाए जो सप्लायर को जो पैसे रिसीव हुए वो 2 लाख रुपए हुए। जो 36,000 रुपए जो टैक्स था वो उसने रिसीव नहीं किया। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सप्लायर था वो टैक्स ले रहा था यहाँ पे 18,000 और कह रहा था मैं ये 18,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करूँगा। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा 36,000 रुपए है वो कहा कि भाई आपको मैं चीज़ बेच रहा हूँ और आप ही जो इसका टैक्स बनता है 18% वो आप गवर्नमेंट को पे कर देना। और इस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो इस वजह से जो सप्लायर के पास आए वो 2 लाख रुपए ही आए। क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड था, उसके पास जीएसटी नंबर। तो इसी मैकेनिज्म को हम प्रैक्टिकली टैली प्राइम में भी करके देखेंगे। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादातर इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं जीएसटी के बारे में। तो जिन बच्चों को टैली में काफ़ी इंटरेस्ट है, जॉब्स करना वो चाहते हैं अकाउंटिंग में, तो वो इन चीज़ों पे फ़ोकस ज़रूर करें। नहीं तो उनको जॉब्स में काफ़ी सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं कि खाली डेटा एंट्री करने से काम नहीं चलता, आपको टैक्स पे भी कमांड करनी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस तरीके से एक एंट्री करूँगा कि परचेज़ मैं कुछ खरीद रहा हूँ, मतलब सप्लायर है, तो रेंट अनिल गुप्ता है, इससे मैंने रेंट लिया। रेंट ले लिया, मैंने एक सर्विस ले ली है, सिंपल सी है। देन फिर इस पर मुझे जो है रिवर्स चार्ज आरसीएम अप्लाई करना है, इस 50,000 रुपए जो मैंने लिए।
जो मेरे पास सर्विस आई है या कुछ भी आया है पैसा, इस पे मैंने 50, क्योंकि ये जो मैंने लिया है रेंट अनिल, ये अनरजिस्टर्ड है, जिससे मैं खरीद रहा हूँ या ले रहा हूँ। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फिर मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा। तो 50,000 रुपए मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इस पर सरकार को टैक्स दूँगा। मैं रिसीवर हूँ। फिर मैंने कहा कि अब सरकार को टैक्स देने से पहले इसकी टैक्स की लायबिलिटी बनानी पड़ेगी कि 9,000 रुपए मुझे टैक्स देना है। कितने पैसे पे देना है, तो ये मुझे लायबिलिटी बनानी पड़ेगी अनरजिस्टर्ड डीलर में। देन उसके बाद मुझे फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये इसको रिवर्स कर देना है, ताकि ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी क्लेम हो जाए, आईटीसी। तो चलिए इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो टैली पर आते हैं। मैंने टैली पर ये सारी चीजें पहले से कर रखी हैं। तो सबसे पहले हम अपनी उसी कंपनी पे पहुंच जाते हैं जो मैंने बनाई है। आपको इसी कंपनी पर जाना है और यहां से आपको एक लेजर्स वगैरह बनाने में एक एंट्री यहां से ओपन कर देता हूं कि ये मैंने काम यहां पर किया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहां पर ये एक परचेस की एंट्री करी। इस परचेस की एंट्री पर मैं यहीं से लेजर आपको ओपन करके दिखाता हूं कि मैंने यहां पर इस लेजर को बनाया सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब मैं इनसे कोई चीज खरीदूंगा, अनिल गुप्ता जी से। खरीदने का मतलब है मैं कुछ यहाँ पे ले रहा हूँ। देन कोई सर्विस, और ये क्या है, ये जो अनिल गुप्ता जी हैं ये हैं अनरजिस्टर्ड। मैंने रेगुलर कंपोजिशन इन सभी के बारे में बता दिया कंज्यूमर। अब मैं बात कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड, इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं। तो इनका लेजर मैंने बनाया। लेजर सेव करने के बाद एक लेजर हम यहाँ और बनाएंगे रेंट रिसीव का, जो कि इस तरीके से रहेगा। इनकम मतलब आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, कुछ सर्विस आ रही है, आप रेंट पे भी आरसीएम लगा सकते हो जो रिसीव कर रहे हो, और इस पर ये नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ से करो। तो ये 50,000 रुपए आपने किसी से लिए हैं रेंट के तौर पर, रेंट लिया है, सर्विस ली है। अब इस पे आरसीएम अप्लाई करनी है। न्यू रेफरेंस बिलिंग करके सेव कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस पे आरसीएम लगाने के लिए मुझे एक एंट्री करनी होगी। जो सेकंड एंट्री आप करोगे वो होगी आपकी जर्नल। सबसे पहले एक लेजर बना लेना, जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम। ये लेजर किस में रखोगे, इसको रखोगे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और अदर्स में रखोगे, और इसको 0% कर कर सेल कर दो। सेल करने के बाद आप इसको सेव कर दो। अभी क्या करना है आपको, ऊपर भी देखिए जो ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एडजस्टमेंट या ऑल्ट जे कर दीजिए। यहां से आपको जीएसटी रखना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लायबिलिटी जो इंक्रीज कर रहे हो आप, मतलब टैक्स को बना रहे हो, आप यहाँ 9,000 रुपए आपको देने हैं सरकार को। कितने पे देने हैं वो भी बता देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि परचेस किया है आपने फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से। ये डीलर क्या है, ये अनरजिस्टर्ड है ना। तो 9,000 रुपए मैंने एक टैक्स की लायबिलिटी बनाई है। एक बार फिर देख लीजिए सभी, स्टेटमेंट, जीएसटी। आपको यहाँ और भी ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको केवल क्या करना है, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी और परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। 9,000 रुपए आपने यहां से लिए और एक टैक्स का लेजर बना लेना। मेरे पहले से आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये कर दिए हैं इसमें, आपके ये इस तरीके से नहीं आएंगे। तो यहाँ ये जो 18% आ रहा है, इससे पहले आपको आई आउटपुट आई जीएसटी, मतलब ये जो आपने लिए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, आप नॉर्मल जीएसटी भी कर सकते हो।
तो मैं यहीं से कंट्रोल एंटर कर देता हूं, तो किसी भी लेजर को आप ऑल्टर मोड में खोल सकते हो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाओगे, जीएसटी कर दीजिएगा। ये मैं इंटर स्टेट कर रहा हूं तो आईजीएसटी, और 18% का मैं जीएसटी यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो दैट मीन्स मैं 18% की यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो 18% की जीएसटी में 50,000 जो मैंने पहले रेंट लिया था, उस पर मैंने टैक्स बनाया, तो 9,000 रुपए बन गया। तो 9,000 का मैंने एक टैक्स की लायबिलिटी जनरेट कर दी कि ये टैक्स मैं सरकार को दूंगा। और किस पे करी बच्चों ये करी 50,000 रुपए पे। तो 50,000 पर हमने 18% की जीएसटी लगाकर एक टैक्स खड़ा कर दिया। ये जो मैंने चीज खरीदी थी, जो मैंने कोई सर्विस ली है या मैंने कोई रेंट रिसीव किया है, मैं इसका 18% टैक्स बनेगा, वो मैं सरकार को दूं। तो पहले मुझे टैली में उसको ऐसा टैक्स लायबिलिटी के तौर पर इंक्रीज करना होगा, पेबल्स बनाना, और उसको टैक्स में दिखाना होगा। देन उसके बाद यहां से आप बता सकते हो क्या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। तो मैंने अगर सर्विस रखा तो सर्विस आप कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप इनमें से हटा दे सकते हो। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। अब इतना करने के बाद अभी आप कुछ देख लीजिए। पहले 2 एंट्री करी है बस मैंने। आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाइए, जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाइए आप। जीएसटीआर1 मैंने बताया है, जब हम सेल करते हैं तो यहाँ एंट्री आती है हमारी जीएसटीआर1 में। ये हमने सेल कर रखी है एंट्रियां पहले की, जो प्रीवियस एक्सेस, इससे हमें कोई लेना। परचेज की एंट्री हमारी यहाँ आएगी, लेकिन ये आरसीएम की एंट्री है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो ये आपकी इसमें नहीं आएगी। तो आरसीएम की एंट्री, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो एंट्री है, वो आपकी जीएसटीआर 3B में आएगी। तो जीएसटीआर 3B में आप यहाँ आओगे, सबसे पहले यहाँ देखोगे कि आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। इस पर जाने के बाद आप यहाँ जाओगे और यहाँ से देखोगे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 9,000 का टैक्स जनरेट हो गया है। किस पर? 50,000 पर। तो ये किस लिए? लायबल टू रिवर्स चार्ज, कि ये आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई पैसा लिया है या कोई सर्विस ली है, सॉरी पैसा नहीं सर्विस ली है, उस पे 9,000 का टैक्स मैंने लायबल कराया है इनवर्ड सप्लाई। अब ये जो मैं 9,000 रुपए जो मैंने सरकार को देने हैं, उसकी लायबिलिटी मैंने जनरेट कर दी। देन अब अगर बात करता हूं मैं आगे कि लायबिलिटी जनरेट हो गई, सरकार को इसका टैक्स का हम भुगतान करेंगे। रिसीवर करेगा कौन बच्चों? रिसीवर ये करेगा। एक बार फिर देखिए, ये नॉर्मल हो गया दिस वन। तो बच्चों ये करेगा आपका रिसीवर। रिसीवर की जिम्मेदारी है कि जब मैंने कोई अमाउंट, ये दूसरा एग्जाम्पल है, कि जब मैंने 2 लाख रुपए उससे कोई चीज खरीदी है, तो टैक्स उसका मैं ही दूंगा। या तो मैं टैक्स काट लूंगा पहले कि भाई देखो 2 लाख रुपए हैं, 36,000 रुपए मुझे वहां देने हैं। जब वो कह रहा है कि 2 लाख का ही है, तो मैं देखो 2 लाख पे 36,000 18% का जीएसटी काट के जब मैं तुम्हें पैसे दूं, कि मैं इसका 18% सरकार को दूं, मुझे क्या फायदा होगा? कि जो उसका 18% का जो टैक्स मैं सर दे रहा हूं, अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कहा कि 18% में काट के तुम्हें पैसे दूंगा। वो कहने लगा 2 लाख की 18 क्यों काट के दोगे भाई? कि मैं सरकार को वो टैक्स दूंगा ना 18%। उसने कहा ठीक है, आप सरकार को टैक्स दोगे, मान लिया, लेकिन सरकार से आप आईटीसी भी तो क्लेम करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कहने लगा हाँ सर।
फिर तुम्हारा जो तुम टैक्स दोगे तो वापस आ जाएगा तुम्हारे खाते में। हाँ, फिर एक काम करो, इसको 50-50 करो कि 9% मुझे भी रिलीज करो, तो वो फिर अपनी बिलिंग में पहले से ही एडजस्टमेंट कर लेता है। देखो भाई, जो मैं टैक्स तुम्हें दे रहा हूँ, ये टैक्स मेरे खाते में आ जाना है, तो मैं लाइक 18 का 9, ये अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूचुअल, क्योंकि इसको तो कोई आईटीसी मिलना नहीं है, इसको अनरजिस्टर्ड को, कि भाई इसके पैसे अगर 18% तुमने काट लिए उसमें जो कह रहे हो, तो क्या होगा, इसको तो कोई आईटीसी मिलेगा नहीं, इसको मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए बेशक दिए हैं, लेकिन ये 2 लाख का वो भी दे रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कभी-कभी हो जाता है, ज्यादातर नहीं। तो इसी वजह से हम यहां पर अब एक और एंट्री देखना चाहते हैं। दूसरी एंट्री हमारी ये है, जो इसमें लास्ट है, वो है बच्चों आपकी, कि अब हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसके लिए आप यहां जाओगे, जीएसटी पर जाओगे, और यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, इनपुट टैक्स, क्योंकि भाई जो आपने 18,000 रुपए सरकार को दे दिए ना, अब सरकार से क्या कह रहे हो कि भाई मुझे आईटीसी भी चाहिए इसका, जो टैक्स दिया है सर, ये तो मैंने खरीदा है ना, उससे उसका है, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट करो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप यहां से ऐसे कर सकते हो, किससे कर रहे हो, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा था, इस वजह से मैं ये इसकी रिवर्स एंट्री उल्टी। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जो नॉर्मल पहले बनाया था, वो पहले जो क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट 9,000। और जो आरसीएम था, वो आपका देखा जाए तो जो हमने यहां से किया था, वो आपका, तो यहां पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अराइज किया है, देख लीजिए। और यहां पर मैंने टैक्स की लायबिलिटी बनाई सबसे पहले कि भाई 9,000 रुपए मुझे टैक्स देना है, मान लीजिए 50,000 पे 9,000 रुपए टैक्स देना है, तो ठीक है, दे देंगे। और यहां मैंने कि ये जो 9,000 है, इस पे मुझे आईटीसी भी, तो मैंने आईटीसी इंक्रीज कर दी। तो इस तरीके से आप ये 3 एंट्री में मैंने करी है इसमें। पहली एंट्री ये कि पहले 50,000 रुपए की एक सर्विस, एक रेंट लिया है, फिर इस 50,000 पर मैंने 9,000 का टैक्स लायबल किया है, ये 18% लगाकर 9,000 की मैंने टैक्स लायबिलिटी बनाई है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर के थ्रू, कि मैंने उससे खरीदा था 50,000 की चीजें। और फिर इस वाली एंट्री में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट की लायबिलिटी बनाई है, कि भाई ये जो मैं जो 9,000 रुपए सरकार को दे रहा हूं, इस पे मुझे इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी चाहिए। सो एस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से करना होगा, यहाँ जाकर। उसके बाद आपको वापस आना होगा, और वापस आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहां पर आपको दोबारा से आना होगा जीएसटी रिपोर्ट्स पर और जीएसटीआर 3B पर। और जीएसटीआर 3B पर आप जाकर देख सकते हो कि पहले तो एक एंट्री हमारी आई रही है, सर ये देखो आपकी, जो आपने इनवर्ड पर जो खरीदा था, उस पर आपने लाइबल कर दिया क्या, रिवर्स चार्ज को, 9,000 रुपए आप सरकार को दोगे, ये मैंने टैक्स बना दिया लाइबिलिटी। और ये मेरा है यहाँ पर, सर जो आपने अभी क्या करना है, मुझे रिवर्स चार्ज लायबिलिटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट में बुक कर दूंगा, तो मुझे इसका आईटीसी भी मिल जाएगा। तो बच्चों ये रही बात
हमारे आज की इस वीडियो में कि आज हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर ये सारी चीजें समझ ली कि जब भी हम कोई चीज एक ऐसे डीलर से खरीद रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स जो है वो परचेस करने वाले को ही देना है, क्योंकि वो क्या है, वो रजिस्टर्ड, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी ले सकता। तो आई होप आपको ये सारे चीजें अच्छे से समझ में आ गई हों। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये आपकी, जिसमें मैंने आज आपकी ये सारी चीजें डिस्कस करी कि आईटीसी हम इस तरीके से इस पे लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर। इसमें और भी अच्छी चीजें हैं कि अगर आप कोई एक एंट्री यहाँ से कर रहे हो कि जो कि टैली में भाई किसी को आप कोई चीज सेल कर रहे हो, यहाँ पर वाउचर्स पे गए और हमने क्या किया, यहाँ से सेल कर दिया। सर सेल हम कर रहे हैं, एक लेजर बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्वाति, और इसको हमने कहा संडी डेटर। संडी डेटर जब हमने किया, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, इसको यस कर दिया, तो मैंने कंपोजिशन और रेगुलर बहुत यूज कर लिए। कंपोजिशन का मतलब है छोटा व्यापारी, रेगुलर का मतलब है बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर ज्यादा होता है, और अनरजिस्टर्ड का मतलब है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। रेगुलर के पास भी जीएसटी नंबर होता है, कंपोजिशन के पास भी, लेकिन कंज्यूमर क्या है, ये भी वो है नॉर्मल। कंज्यूमर के पास भी थोड़ी जीएसटी नंबर होगा, वो तो नॉर्मल है। तो मैंने ये लेजर बना। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ कुछ चीजें, कि क्या-क्या चीज़ें बेच रहे हैं, कि वो ज़रा इसको चेंज कर लीजिए, चेंज मोड पर जाइए और आइटम इनवॉइस, पहले आप आइटम इनवॉइस करें और यहाँ से आप स्टॉक आइटम पर चले जाइए। क्या आपने कहा क्रिकेट बैट हमने 2 ले लिए, प्राइस ये आ गया। कुछ और चीज़ें हमने ले ली, हॉकी ले ली। ये आप बना लीजिए इनको, और इन पर मैंने एक आपका जीएसटी लगा दिया, सीजीएसटी 9%, 9 इस पे है नहीं एक्चुअली, 18 होगा तो फिर ये देखना पड़ता है कि किस पर कितना परसेंट जीएसटी है। तो कोई और चीज़ ले लेते हैं, एक ही स्टॉक आइटम ले लेता हूँ मैं। तो स्टैम्प हमने ले लिए, और यहाँ पर सबसे पहले एक सेल्स की एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको, यहाँ से सेल्स टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हॉकी और स्टैम्प आपने 2 चीज़ें ली हैं और दोनों पे सीजीएसटी और एचजीएसटी आपने लगा दिया। ये हमने कोई चीज़ सेल करी है स्वाति सिंह को। स्वाति सिंह एक कंज्यूमर है, एक हमारा कस्टमर है, जिसको हमने ये इतने रुपए टैक्स सेल किया और उससे ले लिए। अब मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि ये एंट्री कहाँ पर आई। आप यहाँ जाइए और इसमें दोबारा से जीएसटी रिपोर्ट पर आइए, और आपने अब चीजें सेल करी है तो जीएसटीआर 1 पे जाकर देख लीजिए। तो जीएसटीआर 1 पे जो एंट्री ये पाएगी, ये आएगी आपकी बी2सी, बिजनेस टू कस्टमर। ये कंज्यूमर था, तो ये एंट्री देख लीजिए आपकी कंज्यूमर में आ गई। इससे पहले जो भी मैंने एक्सरसाइज में एंट्री करी थी वो बी2बी थी, बिजनेस टू बिजनेस। मेरे पास भी जीएसटी नंबर, और जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उसके पास भी जीएसटी नंबर। तो जिससे मैंने टैक्स कलेक्ट किया है तो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। यहाँ पर जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, इसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा जिसको मैंने सेल किया, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं।
दूसरा मैंने जो यहाँ पर किया था, ये इससे पहले किया था परचेज़ की एंट्री। जब हम परचेज़ करते हैं और मैं एक व्यापारी तो मैं जिससे खरीद रहा हूँ, तो मुझे उस पे आईटीसी क्लेम हो सकता है 16,560 का। और फिर आज मैंने इसमें डिस्कस किया कि किस तरीके से हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने पहले कोई एक अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सर्विस या कोई गुड्स ले ली, उस पे फिर टैक्स लायबिलिटी बनाई, इस तरीके से। और इसको पहले आप इसमें ज़रूर कर लेना चेंज मोड में जाकर अकाउंटिंग इनवॉइस, तभी एंट्री करना। ऐसे ही इस पर आप जाके कर लें। सारी की सारी एंट्री जर्नल में कर लेना, बाकी आपका ये वर्क हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो मुझे वीडियो में बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें किस तरीके से समझ में आई। फिर मैं एक नया कंटेंट लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल में नए हैं इस वीडियो में। लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, बताएँ। मैंने एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए। काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इसमें ताकि ये कंटेंट्स मेरी जो नॉलेज है, हर बच्चे को ईज़िली अवेलेबल हो। और एक स्टार्टिंग से मैं लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से। तो आज के लिए इतना रखते हैं। फिर मैं एक नई वीडियो में मिलूँगा, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।